हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्शाला। हमने स्टार्ट किया है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि AS21 के बारे में कुछ बातें। ओके, अभी तक 2 लेक्चर्स जो हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वो दोनों लेक्चर्स जो हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक। तो ये थर्ड लेक्चर देखने के पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर उसको गो थ्रू कर लें, एक बार देख लें ताकि आपके लिए आसान हो जाए ये सारी बातें समझना जो कि मैं अभी करने वाली हूँ इस करंट लेक्चर में। ओके, अभी तक जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जितने टर्मिनोलॉजीज थे, सब हमने कवर कर लिए। अब आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस जो कि ज़रूरी है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करने के लिए। ओके, यानी कि सीधा सीधा टारगेट हम करने वाले हैं क्वेश्चंस को। ओके, सो टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन अब ये जो प्रोसेस है इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन को रीड करके उसको समझना है। उसमें जो भी बातें लिखी हैं वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके, समझने के बाद आप जो पहला स्टेप करोगे दैट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल। ओके, फिर कंट्रोल देख लिया आपने, उसके बाद आपको देखना है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जब मैं ये दोनों स्टेप्स की बात कर रही हूं दैट मीन्स मैं बात कर रही हूं परसेंटेज की। ओके, स्टेप 3 टाइम एडजस्टमेंट इफ एनी। अगर कोई टाइम एडजस्टमेंट गिवन है तो उसका प्री पोर्शन और उसका पोस्ट पोर्शन। देन स्टेप 4 में स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स। इसे हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी भी कहते हैं। यानी इस स्टेप में हमारा फोकस होता है सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स का या फिर नेट एसेट्स का। स्टेप 5 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। यानी इसमें हम फाइंड आउट करेंगे या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व। देन स्टेप 6 इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है जो कि शो होना है बैलेंस शीट में। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देन consolidated reserves and surplus। इसमें हम पेरेंट या होल्डिंग जिसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस जो हैं उसको हम एक तरह से एनालाइज करते हैं। फंड्स ये सारी चीजें हो गई। अब
हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, इसे हम रेफर करेंगे सीबीएस से। जब हम ये स्टेप 1 करेंगे तो इस स्टेप 1 के पहले मैंने आपसे कहा रीड योर क्वेश्चन केयरफुली, यानी मैं आपसे कह रही हूं कि पेरेंट और सब्सिडरी इनकी जो भी स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको गिवन है, इसको आप अच्छे से एनालाइज कर लो, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तभी जाकर आप ये सारे स्टेप्स जो हैं इसको परफॉर्म कर पाओगे। ओके, इसमें मैंने अभी एडजस्टमेंट्स नहीं लिए हैं। एडजस्टमेंट्स जो है पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी, फिर मैं आपको एडजस्टमेंट्स इन्हीं सारे स्टेप्स में बीच बीच में जहां जहां एप्लीकेबल है वहां पे मैं आपको इंसर्ट करवाऊंगी। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, ऊपर मैंने स्टेप्स लिखे हैं, लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन जो होता है एक टाइम टेकिंग टॉपिक है और इससे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, तो आप बहुत सारा टाइम इस पे लगा सकते हो एग्जाम में, पर एग्जाम में आपके पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं, तो आपको सोल्यूशन इस तरह से करना पड़ता है ताकि आपका टाइम मैनेज भी हो। ओके, अभी मैंने यहाँ पे स्टेप्स के फॉर्म में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बट एक्चुअल में आप एग्जाम में किस तरह से इसको परफॉर्म करोगे वो मैं आपको क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव तो भी वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, एक एक जो हमने ऊपर स्टेप लिखे हैं उसको हम देखते जाते हैं कि कैसे हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। राइट, तो कोई भी क्वेश्चन जो होगा उसका इस तरह से ही सब स्टार्ट होगा। सबसे पहला पार्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल। तो कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टेकन और bought by holding company of subsidiary company। ओके, यानी number of shares in which holding company has invested। इसे हम डिवाइड करेंगे टोटल number of shares held by subsidiary company। ओके, एंड इंटू 100, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कंट्रोल का परसेंटेज। नाउ ये जो आपका है न्यूमरेटर, ये आपको मिलेगा होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट में। आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं लेनी है, आपको लेना है सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, ये आपको मिलेगा सब्सिडरी कंपनी के स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड एज इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो आप इसके थ्रू कंट्रोल का कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकते हो। सेकंड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो हो जाएगा 100%
इसमें से आप माइनस करोगे कंट्रोलिंग परसेंटेज, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। ओके, सो ये फर्स्ट वाला बेसिकली क्या हो गया हमारा, कंट्रोलिंग पार्टी का यानी होल्डिंग का परसेंटेज। तो ये परसेंटेज आप इसमें से माइनस कर दोगे 100 में से, तो जो भी आपका यहाँ पे बचेगा रेसिडुअल, दैट इज परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, MI। थर्ड, टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट के लिए एक टाइमलाइन डेवलप कर लेना हमेशा एक अच्छा काम होता है। ओके, सो लेट्स से ओपनिंग डेट, डेट ऑफ कंसोलिडेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग डेट था 1 अप्रैल और ये था 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब एक केस हम लेते हैं, इस केस में लेट्स से 1 जून 2025 को डेट ऑफ एक्विजिशन थी। तो इस केस में प्री कितना हो गया, अप्रैल मई, राइट, 2 मंथ्स, और पोस्ट कितना हो गया 10 मंथ्स, यानी टाइम एडजस्टमेंट जो हो गया वो हो गया 2:10। ओके, वहीं लेट्स से अगर मैं बोलूं डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो है 31 दिसंबर 2025, तो अब यहाँ पे प्री क्या हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 9 मंथ्स। तो पोस्ट क्या हो गया 3 मंथ्स, तो ये क्या हो गया मेरा 9:3 टाइम एडजस्टमेंट। लेट्स से 1 अप्रैल, ये है मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन। तो अब इस केस में प्री क्या हो गया, कुछ भी नहीं। पोस्ट क्या हुआ, अप्रैल से पूरा मार्च 12, तो यहाँ पे हो गया जितना भी आएगा, जो भी डिवीजन होगा सब पूरे पोस्ट का पार्ट है, वो प्री का कुछ नहीं। ठीक, अगर मैंने कहा इस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन है यानी 31 मार्च, तो 31 मार्च वाले दिन फिर प्री क्या हो जाएगा, पूरा 12 मंथ्स, और पोस्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं, यानी जितना भी है सब पूरा प्री का पार्ट है, पोस्ट का फिर कुछ नहीं होगा। ओके, सो ये हमारा टाइम एडजस्टमेंट है, इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे डी पार्ट पे। मैं इस डी पार्ट को यानी स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7, इसको मैं सबको ले रही हूं डी में, क्योंकि ये है मेरे मेन वर्किंग नोट्स। ये है मेरा पहला वर्किंग नोट, ये है मेरा दूसरा वर्किंग नोट, ये है तीसरा, और ये है मेरा फोर्थ वर्किंग नोट। ओके, तो डी को मैं टॉपिक दे रही हूं इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी वर्किंग नोट्स। ओके, अब एक एक वर्किंग नोट जो है उसको हम बनाना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास है वर्किंग नोट 1। ये वर्किंग नोट 1 जो है इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, या फिर स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स।
दोनों का एक ही मतलब है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पे कि दोनों अलग अलग चीज़ें, राइट। अब इसके लिए जो है एक फॉर्मेट वो हम डेवलप कर लेते हैं पहले। नाउ इस तरह का हमें एक फॉर्मेट देखना है। इसमें फर्स्ट कॉलम जो है उसमें आप चाहो तो पर्टिकुलर्स लिख सकते हो, अदरवाइज कुछ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कुछ लिखने की। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है प्री, क्योंकि ये कॉलम है प्री का। प्री के साथ आप लिखोगे यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर गिवन है तो यहाँ डेट ऑफ एक्विजिशन आपको पुट करनी है। और इस दिन आप क्या कर रहे हो, नेट एसेट्स को एनालाइज, यानी डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन नेट एसेट्स क्या थे। तो डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन जो भी नेट एसेट होते हैं वो आपका प्री का पार्ट होता है, प्री एक्विजिशन का। ओके, देन पोस्ट एक्विजिशन। नाउ पोस्ट एक्विजिशन में आपको जितने भी रिजर्व्स गिवन है किसके, सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि ये वर्किंग नोट जो होता है वो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स का एनालिसिस है। तो सब्सिडरी कंपनी के स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में जितने भी टाइप ऑफ उनके रिजर्व्स दिख रहे हैं आप वो उतने कॉलम्स बनाओगे। यहाँ पे जनरली आपको दो टाइप ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो देखने को मिलते हैं रिजर्व्स। एक होता है जनरल रिजर्व और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है या कोई दूसरे रिजर्व्स हैं तो फिर पोस्ट एक्विजिशन में उतने कॉलम्स बन जाएंगे। ये आपको प्री में करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पोस्ट में करना है। ओके, वंस यू हैव डन दैट, लास्ट होता है आपका डेट ऑफ कंसोलिडेशन। डेट ऑफ कंसोलिडेशन की अगर डेट गिवन है आपको क्वेश्चन में तो वो पुट कर देना, और हम लास्ट में डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले दिन हमारे नेट एसेट्स क्या है उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो आप सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट का एनालिसिस कर रहे हो, ओके, तो जितने आपने पोस्ट एक्विजिशन में कॉलम बनाए हैं वही अब आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम यानी पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में पुट करना है। बट साथ में आप शुरुआत करोगे हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल से, यानी आपको डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन होगी वो आप लिख दोगे, डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले दिन गिवन होगी वो आप लिख दोगे। अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट है, तो वो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। जनरली आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको यही आएंगे जिसमें चेंजेस इन इक्विटी नहीं होंगे। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व प्री एक्विजिशन वाला यहाँ पे आप लोगे डेट ऑफ कंसोलिडेशन। डेट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब हो गया जो आपके ईयर एंड की डेट है, यानी जिसका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट गिवन है उसमें जो जनरल रिजर्व की वैल्यू है वो आप पहले क्या करोगे, आप लास्ट में लिख दोगे, लास्ट कॉलम में। ठीक है, उसके बाद प्री की इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगी, वो आपको स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में नहीं गिवन होगी। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसका स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देखोगे, उसकी वैल्यू पुट करोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्री अगर कुछ गिवन होगा तो वो। ठीक है, अब जनरल रिजर्व लेट से प्री एक्विजिशन पे यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन प्री कॉलम में वो 10,000 है, बट आपके डेट ऑफ कंसोलिडेशन ईयर एंड में वो दिख रहा है 20,000। तो 10,000 जो है वो ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस हुए, तो वो 10,000 फिर आप लोगे यहाँ पे। ओके, उसी तरह से लेट से प्रॉफिट अगर 50,000 का आपका दिख रहा था डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन, लेकिन ईयर एंड में 1,00,000 दिख रहा है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितने चेंजेस हुए, 50,000 के। तो ये 50,000 के जो चेंजेस हैं इसको आप लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, वंस दिस इज डन, उसके बाद आप करोगे एक बार इसका टोटल। तो यहाँ पे
एक टोटल वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ओके, अब फिलहाल मैं आपको ये एडजस्टमेंट्स नहीं बता रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं फॉर्मेट आपको अभी ही बता रही हूँ एक साथ, तो मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि अगर एडजस्टमेंट्स करेंगे तो वो फॉर्मेट में किस तरह से प्लेस्ड होंगे। नाउ कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको टाइम एडजस्टमेंट के पहले करने पड़ेंगे। ओके, ये वो एडजस्टमेंट है दैट यू हैव टू डू बिफोर टाइम एडजस्टमेंट। तो वो एडजस्टमेंट्स अब कुछ भी हो, वो यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। ओके, तो वो एडजस्टमेंट्स आप करोगे। जब आपने वो एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद अब आपके पास आएगा यहाँ पे एक टोटल। अब आप इन टोटल पे जो भी है इसको आप डिवाइड करोगे टाइम एडजस्टमेंट में, यानी आप अप्लाई करोगे टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आप बेसिकली इन सारी चीज़ों को प्री में और पोस्ट में बांट रहे हो। सॉरी। ओके, तो इसका एक प्री पोर्शन आएगा, इसका एक पोस्ट पोर्शन आएगा। अगर है तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना कितने मंथ्स, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 ले रही हूँ, यहाँ पे आप मेंशन कर देना कितने मंथ्स, 9। जितने मंथ्स होंगे वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे, ठीक है। फिर टाइम एडजस्टमेंट आपने कर दिया। टाइम एडजस्टमेंट जब भी आप करोगे तो आप पोस्ट में से माइनस करोगे और प्री में उसको ले जाके ऐड करोगे, ठीक है। टाइम एडजस्टमेंट होने के बाद एक टोटल फिर होगा यहाँ पे। अब इसके बाद कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हो सकते हैं जो आपको टाइम एडजस्टमेंट के बाद करने हैं। ओके, तो आप करोगे उन एडजस्टमेंट्स को। अब ये कौन से एडजस्टमेंट है? आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट। ओके, तो वो आपने कर दिए। टोटल आपका यहाँ पे इधर आ ही गया था। वंस आपने ये कर दिया, अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस। ओके, तो जो भी अब यहाँ पे बैलेंस आएगा, आपको बेसिकली करना क्या है, आपको उसको डिवाइड करना है होल्डिंग और माइनॉरिटी। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी का जो भी प्रॉफिट है, फर्स्ट वर्किंग नोट में हम क्या कर रहे हैं, सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को एनालाइज, और सब्सिडरी का जो भी प्रॉफिट है वो बेसिकली किसका है, उस पर अधिकार किन किन लोगों का है, या तो माइनॉरिटी का या फिर होल्डिंग का। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बेसिकली आप कर दोगे अब इसको डिवाइड, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे होल्डिंग, यहाँ पे आप लिखोगे माइनॉरिटी। यहाँ पे आप परसेंटेज पहले से ही लिख के रख लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर 80-20 है तो यहाँ पे 80-20 लिख लेना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको इस वाले फिगर को करना है डिवाइड 80 में और 20 में, यानी इसका 80% और इसका 20%। अगेन इसका 80% और इसका 20%, 80% और इसका 20%। यहाँ पे जो है ये बेसिकली लास्ट वाला कॉलम एक तरह से टोटल कॉलम ही होगा आपका, ठीक है। तो जब इनका पूरा टोटल आप करोगे तो वो यहाँ पे वही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो आप चाहो तो उसका भी 80-20 कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है, वर्किंग नोट 1 जो हमने अभी बनाया, ये बेस है आगे के 3 वर्किंग नोट का। ओके, यानी ये वाला जो फिगर है, प्री वाला पोर्शन होल्डिंग का, फर्स्ट कॉलम क्या है, प्री का, तो प्री में जो ये वाला पोर्शन है किसका, होल्डिंग का,
ये जाता है आपका वर्किंग नोट 2 में। ओके, माइनॉरिटी का जो प्री वाला पोर्शन है ये जाता है वर्किंग नोट 3 में। रिजर्व्स का अगर कोई पोस्ट का पोर्शन है और वो होल्डिंग का है तो वो जाएगा वर्किंग नोट 4 में। ये पोर्शन जो है ये है माइनॉरिटी का, पोस्ट में जनरल रिजर्व का पार्ट, ये जाएगा वर्किंग नोट 3 में। ये वाला पोर्शन अगेन जाएगा वर्किंग नोट 4 में जब आप होल्डिंग का एनालिसिस करोगे प्रॉफिट्स का, क्योंकि होल्डिंग का पोर्शन है ये प्रॉफिट का। और ये लास्ट जो है ये जाएगा वर्किंग नोट 3 में, क्योंकि ये माइनॉरिटी का पोर्शन है और माइनॉरिटी का वर्किंग हम वर्किंग नोट 3 में करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स, जो कि बेस है हमारे आगे के वर्किंग नोट्स का। ठीक, तो एक वर्किंग नोट हो गया हमारा, यानी डी में जो मैंने स्टेप 4 को प्लेस किया था वो हमारा डन है, दिस इज डन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने की। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट 2, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो हमें निकालना है उसके लिए भी हम एक फॉर्मेट जो है वो बना सकते हैं। अब यहां पे आप क्या करो, यहां पे आप 2 कॉलम्स बनाओ, शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, ऑल दो कंट्रोल जो है वो शेयर से रिलेटेड है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिबेंचर में भी तो हो सकता है, राइट? तो बेसिकली ये वाला वर्किंग नोट जो है ये रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट मेड बाय होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी। अब वो इन्वेस्टमेंट शेयर में भी हो सकता है और डिबेंचर में भी हो सकता है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो आप प्रेफरेंस शेयर का भी कॉलम बना लेना। ओके, नाउ यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की गई है उसको आप लोगे यहां पे, जो डिबेंचर में की गई है वो आप लोगे यहां पे। ठीक है, ये फिगर आपको मिलेगा कहां, ये फिगर दोनों ही फिगर्स, ये दोनों फिगर्स आपको मिलेंगे होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में एसेट साइड, और उसकी आपको लेनी है वैल्यू जो गिवन होगी। फेस वैल्यू नहीं, कॉस्ट की बात हो रही है। अगर फेस वैल्यू 10 है लेकिन आपको कॉस्ट पड़ी है 8, तो आप तो 8 ही लोगे ना, आपको फेस वैल्यू नहीं लेना है यहाँ पे अभी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से आपको माइनस करना है फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो जो भी फेस वैल्यू होगी वो आप डिबेंचर के इसमें से फिर माइनस कर दोगे। ठीक है, अब शेयर का भी देख लें। अब शेयर का आप लोगे नेट एसेट्स एट डेट ऑफ एक्विजिशन ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। ठीक है, तो अब ये बेसिकली कहाँ मिलेगा आपको, ये आपने कहीं निकाला है क्या? नेट एसेट्स वर्किंग नोट 1 में डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन, यानी कि प्री वाला कॉलम, ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी यानी कि होल्डिंग का शेयर। तो ये वो फिगर है क्या? यस, नेट एसेट डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन और होल्डिंग का शेयर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, वर्किंग नोट 2। तो हम ये वाला फिगर जो है ये हम लेकर आएंगे वर्किंग नोट 1 से, और यहां से हम करेंगे उसको माइनस। ओके, जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद
यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू होगी और यहाँ पे एक वैल्यू होगी, ठीक है। आप इन वैल्यूज को आप कर लो प्लस, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल रिजर्व है या फिर गुडविल। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो गुडविल होगी, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो कैपिटल रिजर्व होगा। ओके, तो ये है हमारा वर्किंग नोट टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकालना, तो वो इस तरह से निकलेगा, ठीक है। डिबेंचर्स अगर इन्वेस्टमेंट दिया है तो आप बनाओ, नहीं दिया है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं ये हो गया हमारा वर्किंग नोट टू। नेक्स्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो कि बैलेंस शीट में शो करना है। तो वर्किंग नोट 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए इनमें आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप लोगे शेयर इन डिबेंचर। मतलब क्या इनका कोई शेयर डिबेंचर में है, ठीक है। अगर है तो आप उसको यहाँ पे लिखोगे। फिर इसमें आप लोगे प्री प्रॉफिट्स या प्री शेयर ऑफ माइनॉरिटी। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा वर्किंग नोट 1, यानी ये वर्किंग नोट 1 में जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। प्री यानी प्री एक्विजिशन वाला पार्ट, और वो भी कौन सा, माइनॉरिटी का। तो माइनॉरिटी का प्री एक्विजिशन के उसमें कितना शेयर है ये हमने यहाँ ले लिया। तो ये बेसिकली आपका कहाँ से आ रहा है, वर्किंग नोट 1 से। अब पोस्ट शेयर इन जनरल रिजर्व, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट 20% जनरल रिजर्व वाला माइनॉरिटी का। तो ये अभी कहाँ से आ रहा है, वर्किंग नोट 1 से। देन पोस्ट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, और ये भी आपका कहाँ से आ रहा है, पोस्ट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनॉरिटी का, वर्किंग नोट 1 से। ये जो पूरा है इसका जब आप टोटल करोगे ये कहलाएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पे है एक नोट पॉइंट, इफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज पॉजिटिव, आप इसको शो करते हो इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड अंडर इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड्स सेपरेटली माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। बट मैंने आपसे बोला था जब मैं आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टॉपिक समझा रही थी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो अगर ये नेगेटिव हुआ इन केस, तो उस केस में अब आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें कंसोलिडेशन ही करना है ना। तो आप कैसे दिखाओगे, सो उस केस में इट इज शोन एज
एज लॉस, ओके, और अंडर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जब हम इनकम स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करेंगे तो वहां पर हम इसको लॉस की तरह शो करेंगे, नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। ओके, नाउ हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल देख लिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज देख लिया, टाइम एडजस्टमेंट को देख लिया। अब इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स में 4 वर्किंग नोट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन 4 में से पहला है नेट एसेट का स्टेटमेंट, यानी कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी। दूसरा है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ओके। तीसरा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट वर्किंग नोट की। दिस इज ऑल्सो डन। लास्ट इज कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि होल्डिंग या पेरेंट कंपनी की। तो वर्किंग नोट 4, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आपको बेसिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है होल्डिंग के, अभी तक हमने होल्डिंग के रिजर्व्स एंड सरप्लस की कोई बात नहीं की थी। वर्किंग नोट 1 में सिर्फ सब्सिडरी के रिजर्व्स एंड सरप्लस को हमने इंक्लूड किया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने रिजर्व्स दिए हैं उतने कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। आई एम कंसिडरिंग कि 2 टाइप ऑफ रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को कई बार क्वेश्चन में सरप्लस भी लिखा गया हो सकता है, या फिर जनरल रिजर्व को रिजर्व फंड भी लिखा हो सकता है। तो जो टर्म उन्होंने यूज किया है आप वही टर्म यूज करें, लेकिन ट्रीटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर जनरल रिजर्व में आप सबसे पहले क्या करोगे, आप पेरेंट्स का यानी होल्डिंग का जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लोगे। ये आपको कहां से मिलेगा, ये आपको मिलेगा होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो फिगर है वो फिगर आप यहां पे लिख दो, ओके। अब इसमें हम ऐड करेंगे, इसका खुद का प्रॉफिट तो है, लेकिन कंसोलिडेशन के टाइम पे जो इसका पोर्शन सब्सिडरी में है वो भी तो इसका हो गया अब, राइट। तो वो पोर्शन कौन सा वाला है, सब्सिडरी के प्रॉफिट में इसका शेयर कौन सा है, अर्न्ड प्रॉफिट कौन सा है, एक ये और एक ये, यानी कि पोस्ट एक्विजिशन का जनरल रिजर्व और पोस्ट एक्विजिशन का ही पीएनएल। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को लिखेंगे यहां, यानी पोस्ट जनरल रिजर्व और पोस्ट पीएनएल। पर ये दोनों ही किसके होने चाहिए, होल्डिंग कंपनी का शेयर, होल्डिंग कंपनी शेयर। वर्किंग नोट 1 से आएगा ये, और ये भी वर्किंग नोट 1 से आएगा, ओके। वंस दिस इज डन आप कर दें इसको क्लोज, और अब यहाँ पे आएगा एक बैलेंस, यहाँ पे आएगा एक बैलेंस, ये हो जाएगा हमारा कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसको आप कहाँ शो करोगे, तो इसको आप शो करोगे जनरल रिजर्व को इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व लिख के अमाउंट आप डालोगे ये वाला। उसी तरह से
प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाओगे तो लाइबिलिटी साइड में अब ये वाला P&L का बैलेंस दिखेगा। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे पेरेंट का जो बैलेंस था वो तो हमने ले लिया, और साथ में पेरेंट का जो शेयर अर्नड प्रॉफिट में या रेवेन्यू प्रॉफिट में या सरप्लस में सब्सिडरी के पास था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और वो हमने कहाँ से डिराइव किया था, जब हम सब्सिडरी के प्रॉफिट का एनालिसिस कर रहे थे। तो एनालिसिस करते टाइम हमें समझ में आ गया था कि कितना पोर्शन एमआई का है और कितना पोर्शन होल्डिंग का है, तो वो पोर्शन हम यहाँ पे लेकर आ गए। ठीक, तो बेसिकली ये हमारे 4 वर्किंग नोट्स हैं। फटाफट एक बार डिस्क्लोजर्स को भी रैप अप करते हैं। वर्किंग नोट 1 के जो भी आपके अमाउंट्स आए हैं उसका डिस्क्लोजर कैसे करेंगे, तो ये वाला पोर्शन जो है आपका, इस पोर्शन को आप क्या करोगे, इस पोर्शन को आप वर्किंग नोट 2 में लेकर चले जाओगे। फिर ये वाला पोर्शन की बात जो हो रही है, इस पोर्शन को आप वर्किंग नोट 3 में लेकर जाओगे। ये वाला अमाउंट वर्किंग नोट 4, ये अमाउंट वर्किंग नोट 3, ये अमाउंट वर्किंग नोट 4 और ये अमाउंट वर्किंग नोट 3। तो यानी सब वर्किंग नोट 1 के सारे अमाउंट यहाँ से अब खत्म हो गए। अब ये खत्म होकर अपनी अपनी जगह पे प्लेस हो गए। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे आ जाते हैं। इसका आउटकम क्या है, इसका आउटकम या तो कैपिटल रिजर्व होगा या फिर गुडविल होगा। ये दोनों ही चीजें, गुडविल अगर है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख जाएगी, यानी आपको डायरेक्टली ये फिगर बैलेंस शीट में ले जानी है एसेट साइड। लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये दिख जाएगा आपके लाइबिलिटी में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अगर बात करें तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई भी जो बैलेंस आएगा, अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है तो वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड जो है उसके अंडर दिखेगा। लेकिन अगर उसका नेगेटिव बैलेंस है तो वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, वो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में दिखेगा एज लॉस। बचा रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका ये वाला बैलेंस जो आया जनरल रिजर्व का, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चला जाएगा। और ये वाला जो बैलेंस आया, टोटल आया, इसको भी आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो कर दोगे। ओके, तो सोर्सेस कहाँ से आएंगे, हर चीज का मैंने सोर्स लिखा है कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा फिगर। ठीक है, साथ में मैंने हर आउटकम का एक पोजीशन भी आपको बता दिया है कि वो आउटकम को आपको एक्चुअली प्लेस कहाँ करना है। तो अगर आप देखो तो एक एक करके सारे वर्किंग नोट्स के जो आउटकम थे वो आपने प्लेस कर लिए कंसोलिडेशन में। अब कुछ बचा तो नहीं आपके पास। ठीक, शुरू में आपने कुछ काम और किए थे, जैसे कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे जो भी आपका परसेंटेज आया होगा वो परसेंटेज आप बेसिकली कहाँ ले गए, तो वो परसेंटेज आप लेकर गए यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड वर्किंग नोट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो भी यहाँ पे परसेंटेज बचा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 80 निकला आपका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो आपका 80 है तो माइनॉरिटी कितना हो गया ऑटोमेटिकली 20। तो ये 20 है जो है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लेस हो जाएगा। ठीक, टाइम एडजस्टमेंट जो आप करोगे वो टाइम एडजस्टमेंट जो है उसका कहाँ आप शो करोगे, वो आप यहाँ शो करोगे टाइम एडजस्टमेंट को। तो जितनी भी चीजें सब अपनी अपनी जगह जाके प्लेस हो गई। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो है हमने हमारा पूरा काम कर दिया, हमने वर्किंग नोट 4 भी बना लिया। जब आप इतने काम कर लो अब उसके बाद आप एलिजिबल हो कि आप कंसोलिडेटेड बिना बैलेंस शीट जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो ये है हमारा ई पार्ट। मैंने ऊपर के 4 स्टेप्स को डी में डाल दिया है। तो डी के बाद अब ई हमारा लास्ट क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, अब आपको फॉलो करना है स्केड्यूल 3, क्योंकि
आप कंपनी में ही कंसोलिडेशन करते हो तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहे हो आप, तो जहाँ पे भी कंपनी है वहाँ पे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है दैट मीन्स आपको बनाना है स्केड्यूल 3। ठीक, तो स्केड्यूल 3 की जो है वो आप अकॉर्डिंगली उसी को फॉलो करोगे। तो अगर आपको फॉर्मेट पता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ इसका फॉर्मेट देखें और उसको समझें, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एक तरीका क्या है, इसको हम कह सकते हैं ट्रिक, जुगाड़। आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको स्टैंड अलोन बैलेंस शीट गिवन होती है, वो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट जनरली स्केड्यूल 3 के फॉर्मेट में ही होती है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो व्हाइल प्रिपेयरिंग योर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अगर इन केस नहीं हुआ तब भी आना तो चाहिए, पता तो होना चाहिए, तो आप प्लीज स्केड्यूल 3 जो है उसको आप एक बार गो थ्रू कर लें और उसके फॉर्मेट को एक बार देख लें। ठीक, मैं यहाँ पे जो अभी आपको बता रही हूँ वो मैं आपको टी शेप्ड अभी बैलेंस शीट बनाऊंगी और उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ प्लेसमेंट्स, लेकिन आपको फॉलो करना है स्केड्यूल 3 ही। ठीक, हेडिंग आप डालोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ओके, एज ऑन जो भी आपको डेट गिवन होगी, यहाँ हो जाएगा रुपीज एसेट्स लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट साइड में अगर आपको कोई भी फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, बेटर टू कॉल इट देम एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो आप फिक्स्ड एसेट में अब कंसोलिडेशन क्या करोगे, यानी आपके पास होल्डिंग का स्टैंड अलोन है और सब्सिडरी का स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है, दोनों में अगर पीपीई दिख रहे हैं तो अब आप क्या करोगे, होल्डिंग का बैलेंस लोगे, सब्सिडरी का लोगे, इसको ऐड करके आप लिखोगे यहां पर। ठीक, फिर इन्वेंट्रीज उसी तरह से, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो अगर कोई चीजें हैं तो होल्डिंग सब्सिडरी दोनों को कंसोलिडेट कर दिया, होल्डिंग सब्सिडरी इसमें भी दोनों को कंसोलिडेट कर दिया, होल्डिंग सब्सिडरी इसमें भी इसको कंसोलिडेट कर दिया, यानी इसमें कोई आपको एडजस्टमेंट्स अभी नहीं करने, मतलब इसमें आपको डायरेक्ट कंसोलिडेशन करना होता है, मर्ज करना होता है अमाउंट। ओके, फ्यू एडजस्टमेंट्स आर देयर, वो हम एडजस्टमेंट के पार्ट में पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, तो इसी तरह से कंसोलिडेशन होगा। नाउ एसेट साइड में एक चीज और आ सकती है जो कि आपके वर्किंग नोट से आई थी, वो क्या थी, वर्किंग नोट 1 तो आपका खत्म हो गया था पूरा, क्योंकि नीचे के वर्किंग नोट्स में चले गए फिगर। वर्किंग नोट 2 में अगर कैपिटल रिजर्व है तो वो लाइबिलिटी साइड, लेकिन अगर गुडविल हो रहा है तो वो भी आएगा, राइट। तो अगर कोई गुडविल आपका हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको वो गुडविल भी यहां पे लिखना है। ये गुडविल जो है अब दो हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तब तो आप ले लोगे, और जो आपके वर्किंग नोट 2 से आया है वो भी आपको फिर यहां लिखना है और उसको आप मर्ज करके लिख दोगे यहां। ठीक, अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी शेयर कैपिटल, और ये शेयर कैपिटल होगी किसकी, होल्डिंग कंपनी की। सब्सिडरी की शेयर कैपिटल आप यहां नहीं ले सकते, क्योंकि सब्सिडरी की शेयर कैपिटल आप ऑलरेडी ले चुके हो, कहां पर, वर्किंग नोट 1 में। तो जब आप ऑलरेडी वहां पे ले चुके हो तो उसका ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है, राइट, तो इसलिए हमें वो नहीं लेना है।
यहाँ पे हम सिर्फ शेयर कैपिटल ऑफ एच कंपनी लेंगे, जो कि आपको होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन बैलेंस शीट से मिल जाएगी। उसके बाद कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, पीएनएल हो गया, या कोई दूसरे भी रिजर्व, इसको भी आपको लेना है। इसके वैल्यूज आपको कहां से मिलेंगे? वर्किंग नोट 4। इतनी मेहनत मशक्कत की है ऊपर हमने, ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली वर्किंग नोट 4 से लेंगे। जो स्टैंड अलोन में दिख रहे थे वो बैलेंसेस ये वाले जो स्टैंड अलोन में दिख रहे थे, ये हमने लिखा है यहाँ पे, राइट। तो इसलिए स्टैंड अलोन वाले की अब टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, वो आपने ट्रीटमेंट जो है वो ऑलरेडी कर दिया है। ओके, फिर अगर कोई कैपिटल रिजर्व हो गया, ये कैपिटल रिजर्व, इसको भी आप यहां पे ले लो, ये आया है आपका वर्किंग नोट 2 से, या तो गुडविल होगा या तो कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक। फिर उसके बाद माइनॉरिटी, ये आया वर्किंग नोट 3 से। अब आप देखो सारे वर्किंग नोट्स का प्लेसमेंट हो गया है, अब आपको वर्किंग नोट्स का कोई काम नहीं है, इस पॉइंट पे जाके वर्किंग नोट का काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, हो सकता है कि यहां पे आपको दिया गया हो ट्रेड पेबल्स। अब इस ट्रेड पेबल के लिए आप क्या करोगे? आप लोगे एच कंपनी का स्टैंडअलोन से सब्सिडरी का ऐड करोगे और यहां पे लिख दोगे, ठीक है। सो ये जो है इस तरह से, अगर कोई और दूसरी लाइबिलिटीज हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज अगर हैं, बिल्स पेबल हैं, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड करके लिख दोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो भी लिख दोगे। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले लो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बट ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो सिर्फ एच लिमिटेड में दिख रहे हैं, एस लिमिटेड में है ही नहीं, तो यहां पे जो टोटल आएगा वो एच वाला ही आ जाएगा। आपने तो कंसोलिडेट किया ना, अब उसमें बैलेंस नहीं है तो क्या गलती आपकी, ठीक। जब आप ये पूरा कर लोगे उसके बाद आप कर लोगे यहाँ पे टोटल, ये टोटल जो है ये हो जाना चाहिए आपका मैच। अगर ये आपका मैच हो गया दैट मीन्स आपकी कंसोलिडेशन जो है बैलेंस शीट की वो करेक्ट है। ओके, सो बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करने का ये वाला भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये टोटल इतने स्टेप्स जब आप परफॉर्म करोगे और ये तरीके से आप अगर परफॉर्म करोगे तो बेसिकली आपका जो है ये रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगा, कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट विल बी डन, ठीक। सो आप करें अच्छे से इसको प्रैक्टिस, सारे वर्किंग नोट्स को देखें, अच्छे से समझें, रिलेट करें, एनालाइज करें। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ओके, आई विल डेफिनेटली रीच आउट एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेरीज एज वेल, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई टॉपिक अगर हमने पिकअप किया है तो उसमें कॉन्फिडेंस हमारा बिल्टअप होना चाहिए, और उसके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, वो हमारे होने चाहिए क्रैक। अदरवाइज आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, नो डाउट सॉल्विंग, नो क्वेश्चन रेजोल्यूशन, तो फिर इस क्लास का फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो आप करें अपने एंड पे सारी ये प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी आईसीएआई का इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो कि ये कंसोलिडेशन का ही। ओके, इसमें हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल और वर्किंग नोट 1 यानी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, ये जो है हम इसको रैप अप करेंगे। यानी हम जो भी हमारे 4 वर्किंग नोट्स हैं उस पर हम फोकस करेंगे, उसका हम देख लेते हैं किस तरह से प्लेसमेंट्स होता है, एक हमारा ग्रिप क्रिएट हो जाएगा,
वो ग्रिप जैसे ही क्रिएट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट सिखाने के बाद फिर हम उठाएंगे एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो कि होगा आपका पूरा कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। ओके, सो आप करें प्रैक्टिस। अगर कोई डाउट्स हो, कोई भी चीज़ें अगर आपको परेशान कर रही हो, सो प्लीज़ रीच आउट एंड यस, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो टेलीग्राम चैनल पिन है उसको ज्वाइन करें ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएं। और साथ में अगर नोट्स को आप प्रेफरेंस देते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको सारे नोट्स जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सो हैप्पी लर्निंग।